ये बड़ी अपडेट आपको बता दें और पीएम मोदी का भी धन्यवाद उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जीत का पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा किया, साथ ही जनता का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात है पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। सर, सारे चुनाव पूर्वानुमानों को धक्का बताते हुए ये बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे? पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो हैं वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान, उनको करना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ फेल हो गई? ये तो कांग्रेस वालों से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बीच आरोप लगाया है कि स्लो काउंटिंग किया जा रहा है, कई चुनाव आयोग नतीजों को रोक रहा है, नतीजों को लेकर। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब, और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। सर, आपने जब वोटिंग के दिन से बात चली थी, 36 बिरादरी उनके साथ है, क्या 36 बिरादरी ने कांग्रेस का साथ नहीं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूँ। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते हैं। सर, करनाल में जब वोटिंग के दिन, ये तस्वीरें रोड शो की है, नायब सैनी के रोड शो की तस्वीरें आप देखिए। तो जीत के बाद जश्न की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता देखिए किस कदर से नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रोड शो और उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पाएंगे। थोड़ी देर पहले आप उनको सुन भी रहे थे। जीत के बाद वो बेहद खुश नजर आए और साथ ही उन्होंने जीत का जो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की जनता को दिया। हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। अब तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी के खाते में बहुमत से ज्यादा सीटें जा रही हैं। पूरे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, किसान जवान, पहलवान जैसे तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में थी और बावजूद इसके बीजेपी ने ये सियासी चक्रव्यूह भेदने में कैसे कामयाबी हासिल की, इसके पीछे कौन से फैक्टर अहम माने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। परिणामों ने यह साबित कर दिया है, ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई, अबीर गुलाल उड़ा और मिठाइयां भी बंटी।
शुरुआती रुझानों की उलझन के बाद दोपहर होते होते वक्त बदला और हालात भी बदले और नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया और विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माता की बीजेपी की ये जीत ने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया और एग्जिट पोल को भी पूरी तरह फेल साबित कर दिया। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे। ऐसी कौन सी वजह थी जो विपक्ष की प्लानिंग पर भारी पड़ गई। हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि लगातार 10 साल से सरकार चल रही थी और कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर दावा किया गया कि जनता इस बार बाजी पलट देगी, मगर नतीजों में वो सब नहीं दिखा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला। 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी के तौर पर ओबीसी कार्ड खिला। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति कारगर रही और इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम हुआ और जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। हरियाणा में बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर भी असरदार माना जा रहा है। पीएम की रैलियों ने सियासी हवा का रुख बदला और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो फेल हो गया। मतलब जनता ने फिर से मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार पर और हरियाणा की सरकार पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। ये आर्टिकल 370 हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट का मुद्दा भी शुरुआत से ही हावी रहा, मगर नतीजों में वो कहानी पूरी तरह पलट गई। बीजेपी अपने नॉन जाट वाले स्टैंड पर कायम रही। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को अपनी इस रणनीति का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए ना, रोहतक में, सोनीपत में, जींद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। ये जो बेल्ट और ये जो गढ़ बताते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी में से। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किया है और जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, जो सबको न्याय देने का काम किया है। हरियाणा चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे उठाकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवानों के साथ बदसलूकी के सवाल पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान उठते रहे, मगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार ने हर तबके के कल्याण के लिए काम किया और उसका आशीर्वाद भी मिला। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2014 से पहले हरियाणा में नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इसे ट्रेंड बनाया और भूपेंद्र हुड्डा को लगातार घेरा। सरकारी नौकरियां एक क्षेत्र और बिरादरी को देने के आरोप भी खूब लगाए गए। साथ ही 2014 के बाद यानी बीजेपी शासन में पारदर्शिता का प्रचार किया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए
और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। बीजेपी की जीत का एक फैक्टर कांग्रेस की कला को भी माना जा रहा है। पूरे चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कदर नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को दलित वोट अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिली। हरियाणा में बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां थी। विपक्ष ने माहौल भी पूरा बना लिया, मगर नतीजों में तस्वीर कुछ अलग ही बनी। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष का कैंपेन और मैनेजमेंट फेल हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त बीजेपी से राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी हमारे साथ हैं। लेकिन राधिका जी, सबसे पहला तो ये कि अब पूरी तरह से बधाई हरियाणा को लेकर, और प्रधानमंत्री भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है बीजेपी के लिए ये मूवमेंट, तो समझ नहीं आ रहा कार्यकर्ताओं को भी कि जश्न की तैयारी तो की नहीं थी और अब जल्दी जल्दी जलेबी बनवा लिए जाएं, लड्डू बंटवा लिए जाएं। देखिए, सभी को जय श्री राम और हरियाणा की जनता को एक बार फिर बधाई। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ऐतिहासिक तरीके से अपनी प्रोग्रेस को चुना है। और आज एक बात तो साफ हो गई कि हरियाणा में ना किसान परेशान था, ना महिला परेशान थी, ना बेटी परेशान थी, ना पहलवान परेशान था, ना जवान परेशान था, ना युवा परेशान था। परेशान अगर कोई था तो पर्ची खर्ची वाले लोग परेशान थे, जो एक परिवारवाद के लोग थे वो परेशान थे, जीजा जी परेशान थे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सील हो रही थी, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, पैसे कमाई रुक गई थी, तो परेशानी उन लोगों की थी और खुशियाँ सिर्फ वहाँ की जनता में थी। और इस बार उन्होंने वही किया। तीसरी बार देखिए, आज तक कोई भी पार्टी वहाँ पे 3 बार सरकार नहीं बनाई है। तो इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में हर प्रदेश में अपनाई जा रही है। जिन लोगों ने कहा था 99 आने के बाद कि हमने तो देश जीत लिया, अरे देखिए मोदी जी हार गए, पूरा कांग्रेस का कुंभा आज सुबह तक बैठ के ये कह रहा था कि मोदी जी की फोटो लगाइए, हार की जिम्मेदारी उनकी है। आज सब दुम दबा के घर में बैठ गए हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा। और हालत ये हो गई है, ढोल वालों के पैसे नहीं दिए जा रहे कांग्रेस दफ्तर में, जलेबियों को पैक करके फेंका जा रहा है, अन्न का अपमान किया जा रहा है और गम इस समय डूब गया। अरे एक्सेप्ट करिए ना, आप कितनी बार एक ही पैकेज को रीपैक कर करके, कभी बो लगा के, कभी रिबन बना के ले आते हैं सामने, मीडिया को आप ऐसे बोलते हैं, क्या क्या चीजें बोलते हैं। और एक बात और क्लियर हो गई है, देश की जनता लगातार जो प्रधानमंत्री जी का अपमान राहुल गांधी करते आ रहे हैं, जो आप इस वक्त कांग्रेस के लिए कह रही हैं, कांग्रेस आपके लिए जम्मू कश्मीर में कह रही है कि बीजेपी ने 370 का राग सालों से अलापा है। 2019 से हर चुनाव में हर जगह पर, हर उसमें मैनिफेस्टो में बताया है कि उन्होंने क्या किया है, काम कुछ नहीं आया। जी, 6 सीटों पे सिमटने वाली राष्ट्र पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और 6 से भी कम जाएगी नतीजा कंप्लीट होते होते। जो इतने पे सिमट गई है वो हमें ज्ञान ना दे, वो हमें ना बताए कि किस तरीके से देश में शांति बहाल करनी है, किस तरीके से उन्होंने कश्मीर को हमेशा जला के रखा, पत्थरबाजों के हाथ में रखा, वहां पे अलगाववाद रखा, टेररिज्म रखा। आज उनको तकलीफ हो रही है। आज राहुल गांधी अगर लाल चौक में जाकर आइसक्रीम खा पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अपने परिवार के साथ स्कीइंग कर पा रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे 370 हटाई गई। ठीक है, आज हमारी सीटें कुछ कम आई हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन अच्छा है। 29 सीट्स हमारी आई हैं, इसमें कोई वो नहीं। और जब इलाज किया जाता है किसी बीमारी का तो समय लगता है, लेकिन हमारी जीत, लेकिन बीजेपी की तरफ से राधिका जी सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था। हालांकि आप आश्वस्त हैं, आप संतुष्ट हैं कि 29 सीटें आई हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था चुनावों से पहले जब आप वहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ और सवालों के आपसे जवाब लें। एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी सचिन दुबे के पास, और तमाम आंकड़े जो अयोध्या चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे सहयोगी सचिन समझाएंगे। सचिन, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए रंजना, जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये आप सबके सामने है। जाहिर है कि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी को मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए और मैप के जरिए जरा मैं आपको विस्तार से समझा दूं कि आखिर कहां पर इस बार बीजेपी जो है वो कमल खिलाने में सफल रही है और कहां पर कांग्रेस को इस बार जो सीटें मिली है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देख रहे हैं ब्लू जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस की जो सीटें हैं वो आप देख पा रहे हैं किन किन जगहों पर आपको दिख रही है। ये वो सीटें जहां पर कांग्रेस ने जो है कामयाबी हासिल की है। बात करें बीजेपी की तो आप देखिए बीजेपी का मैंडेट कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं लगभग 50 से 51 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं मैप पर जहां पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो लगभग जीत चुकी है। अब बात करते हैं INLD की, आप देख पा रहे हैं एक सीट जो है उनके खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई दी है। बात करते हैं इंडिपेंडेंट की तो आप देखिए यहां पर ये 1, 2, 3 ये वो 3 जो सीटें हैं वहां पर इंडिपेंडेंट्स को फायदा जो है वो पहुंचा है और वहां पर उन्हें कामयाबी जो है वो मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ये पूरा जो आप मैप देख पा रहे हैं इससे आप समझिए कि आने वाला वक्त यानी आने वाला भविष्य जो है वो हरियाणा का क्या होने वाला है। अब आगे देखिए आप एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर दिखाते हैं। ये पाई चार्ट आप देखिए यहां पर बीजेपी को 50 सीट जो है 90 में से मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे अधिक सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें 35 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में। बात करते हैं INLD की तो ये 2 सीट जो है वो बढ़ चुकी है। अदर्स की बात करते हैं तो 3 सीट जो है वो यानी कि अदर्स के खाते में जाती हुई यहां पर दिखाई देती है। अब आगे क्या अपडेट है जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी रंजना और पयोधी का। सचिन, बिल्कुल, और अभी इन्हीं आंकड़ों के खेल के जरिए किसकी जीत और किसकी हार हो रही है यही लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है इसी बीच। उन्होंने कहा है कि हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर काउंटिंग अटकी हुई है, हम वहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो बड़ा बयान उनकी तरफ से आया। तो अभी भी कहीं भी कांग्रेस जो है वो हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर में रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी इसमें नहीं डाल रहे। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कई सीट्स ऐसी हैं पयोधी जहां पर अटकी हुई है काउंटिंग और वो जीत रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर तो साफ तौर पर बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो 2 राज्यों में चुनाव के नतीजों पर जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे उसके बाद पार्टी को अति आत्मविश्वास था, कहां पर चूक हुई कांग्रेस की, जाट बनाम गैर जाट जो समीकरण था उसे लेकर स्ट्रैटेजी में चूक रही। पीएम मोदी के चेहरे पर जनता को भरोसा हुआ शायद, और यही वजह हुई कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बयान की वजह भी एक बड़ी वजह रह सकती है। मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, कई बड़े कारण हो सकते हैं कांग्रेस के एकदम से बैकफुट पर आने के लिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कई सीट्स ऐसी हैं कि काउंटिंग रुकी हुई है और कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार है वो वहां से जीत रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है क्या वाकई में काउंटिंग रुकी हुई है या धीमे चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका ये कहना है कि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे काउंटिंग धीमे हो रही है, जहां पे काउंटिंग कुछ जगहों पे रोका गया है। तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। जनादेश की क्यारियों में भारतीय जनता पार्टी के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के हिस्से में अभी कांटे हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी जब फाइनल नतीजे आते हैं तो मार्जिन क्या रहता है। मार्जिन का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। रोहतक गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रोहतक के कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं जहां पे 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उसके बाद वो अपने घर गए, उन्होंने बैठक की। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी एक बड़ी बैठक जो है चल रही है। तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आगे रणनीति क्या अपनानी है, कहाँ पे काउंटिंग रुकी है, किस रूप में रुकी है, उसकी पीछे वजह क्या है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है और जो फासला है वो अभी ज्यादा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस शायद अब धीरे धीरे मानने लगी है कि कांग्रेस की चुनावों में हार हुई है। लेकिन राधिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस लगातार ये कहती रही थी कि हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ किसान हैं, हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ वहाँ के पहलवान हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं, महिलाओं का समर्थन है, तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि वो भी नहीं जान पाई कि अंडर करंट क्या है? कुछ और लोगों के मन में था लेकिन हुआ कुछ और। देखिए, कांग्रेस हर चीज़ से दूर रहती है, वो ज़मीनी हकीकत से भी दूर है, वो अपने कार्यकर्ताओं की दुख से, परेशानी से भी दूर है। राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस की बातें सुनाई देती हैं, विदेशी ताकतों की बातें सुनाई देती हैं, तो वो लगातार देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। देश को देखिए ना किस तरीके से हरियाणा को उन्होंने विश्व पटल पे बदनाम करने की साजिश रची, जिस तरीके से पूरा ये आंदोलन रचा पहलवानों का भी, और कैसे आप हरियाणा की बेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा देख नहीं रहा कि जो हरियाणा का बेटा अमित शेरावत है, जो हरियाणा की बेटी मनु भाकर है, जो हरियाणा का बेटा नीरज चोपड़ा है, जो मेडल जीत के लाए देश के लिए, आज उनको किस तरीके से इग्नोर किया गया? ये दीपेंद्र हुड्डा, यही भूपेंद्र हुड्डा जी, यही राहुल गांधी जी कहाँ गए? कोई गया? किसी ने पूछा इनको? लेकिन बेटा बेटी भी हरियाणा के थे, आप जो उस वक्त सड़क पे थे। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी वो आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस जो है एक बार फिर से ये कह रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा ये कर चुके हैं। नहीं गेट इनटू दिस, एक मिनट मैडम जी, मैडम ये गलत बात है। जी जी कहिए, बहुत कम समय बचा है। बोल रहे हैं हम, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आज अगर इतना बड़ा जो एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया विश्व की बाहर की ताकतों के साथ मिलके, आज जब उसका पर्दाफाश हो रहा है तो क्यों ना गेट इनटू दिस? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो ड्रामा किया, जितना ड्रामा रचा, देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया, आज हरियाणा की जनता ने उनके चेहरे पे एक बहुत तगड़ा तमाचा मारा है कि आप अगर हमारे युवा को, और मुझे लगता है राधिका जी, जो आप जो कह रहे हैं कि इसलिए कांग्रेस ने खुद ये कहा कि अब आत्ममंथन की जरूरत है एक बार फिर से हर चुनाव के जैसे।